हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष। मैं आप सबका इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए, अभी पहला पार्ट में मैंने नेशनल करंट अफेयर्स बताया, सेकंड पार्ट में इंटरनेशनल करंट अफेयर्स बताने की कोशिश करूंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का, कुछ टॉपिक ज़रूर उसको आप देखिए और सीरियस होकर अपने दिमाग में बसा लीजिए। देखिए, सबसे पहला क्या है, भारत नेपाल का विवाद। देखेंगे लगातार ये चीज़ अभी न्यूज में आ रहा है, ठीक है। तो भारत नेपाल का विवाद 3 बिंदु को लेकर है। पहला लिपुलेख, दूसरा काला पानी और तीसरा है लिम्पियाधुरा। तो लिम्पियाधुरा क्या है, काला पानी क्या है, लिपुलेख क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आप सुने होंगे लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये दिमाग में आप यहीं पे मैं लिख देता हूँ, यूके, भारत का यूके बोले तो उत्तराखंड में है ये। काला पानी एक्चुअली काली नदी है, उसकी पानी की बात हो रही है। और लिम्पियाधुरा एक स्थान है शिवालिक के पास। तो आपको तीनों चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। पहले देखिए, भारत और नेपाल का विवाद क्या है। भारत ने क्या किया, अक्टूबर 2019 में भारत ने नई राजनीतिक मैप जारी किया, जिसमें लिपुलेख, काला पानी को अपने मैप में शामिल किया। इसका मतलब भारत जब अक्टूबर 2019 में नया मैप बनाया तो उसमें लिपुलेख को और काला पानी को अपने एरिया में दिखाया। क्लियर। किंतु इन्होंने क्या किया, अब नेपाल की बारी है। तो नेपाल ने क्या किया, 19 मई, अभी देखे होंगे रिसेंटली 19 मई 2020, ठीक है, ये अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ, को नेपाल ने मैप जारी किया, जिसमें लिपुलेख को, काला पानी को और लिपियाधुरा को अपने क्षेत्र में दिखाया। इसका मतलब लिपुलेख और काला पानी दोनों जगह कैसे हो सकता है, किसी न किसी एक ही जगह का क्षेत्र होगा। इसका सीधा मतलब है कि इन दोनों देशों के बीच में विवाद है। अब आगे समझिए, अपना अपना प्रूफ देते हैं कैसे। सुगौली की संधि 1816 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ सुगौली की संधि, नेपाल के बीच हुआ और ब्रिटिश इंडिया के बीच हुआ, ठीक। इसमें जो परिणाम निकल कर आया, बोला जाता है कि काली नदी को नेपाल के पश्चिमी सीमा तक तय किया गया। नेपाल के हिसाब से बेनिफिट किसको है, नेपाल को है। नेपाल के हिस्से में चला जाएगा काला पानी, ठीक है। अब भारत का दावा क्या करता है, भारत किस तरह से अपना दावा रखता है, वो कहता है कि लिम्पियाधुरा से काली नदी निकलती है। और चूंकि लिम्पियाधुरा शिवालिक पर्वत के पास है और शिवालिक भारत के पास है, भारत में है, वैसे शिवालिक का विस्तार ज़्यादा है, तो देखेंगे तो इस वजह से भारत कहता है कि नहीं, ये मेरा हिस्सा में है। इस वजह से इन दोनों के बीच इस मामलों को लेकर, इन 3 क्षेत्रों को लेकर विवाद चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज आज का अगर देखेंगे दूसरा, तो ये भारत ने न्याम मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन में हिस्सा लिया, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में हिस्सा लिया। सबसे पहले एक बार और ये टर्म आया था, मैं आपको उस दिन भी बताया था, इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ अभी। मैं हिस्सा लिया, तो कौन हिस्सा लिया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मिस्टर हर्षवर्धन, ठीक। अगली बात बोल रहा है कि कहाँ हुआ था, तो अजरबैजान में, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आएगा कि 2020 में पूछा जाएगा कि मीटिंग कहाँ हुआ, तो आप बोलोगे अजरबैजान में। 1961 से ये मीटिंग होता आ रहा है और पहला जब हुआ था तो वो बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। तो कई बार बोलता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला मीटिंग कब हुआ, 61 में हुआ, 1961 में। कहाँ हुआ, आपका आंसर होगा बेलग्रेड। वर्तमान में देखेंगे तो 120 सदस्य हैं इसके, ठीक है, मतलब 120 देश नैम में शामिल है। देखिए, नैम कहाँ से आया, सबसे पहले आपको याद होगा कि जब कोल्ड वार चल रहा था, शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो उस समय देखेंगे कि विश्व 2 धुरियों में बटा हुआ था। एक को कहते थे प्रथम दुनिया, दूसरे को कहते थे द्वितीयक दुनिया। लेकिन अब एक तरफ देखेंगे तो USA है और दूसरी तरफ USSR है। ये कहलाता था पहली दुनिया और ये कहलाता था दूसरी दुनिया। ऐसे में जो छोटे छोटे देश थे, 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे, नए नए जो आज़ाद हो रहे थे, वो कहाँ शामिल होते, आइदर तो USA और USSR में। इन दोनों को इग्नोर करके एक नया संगठन बना लिया और उसी का नाम है गुट निरपेक्ष आंदोलन। और इसमें देखेंगे कि बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं नेहरू जी, ठीक। अगली बात, तो इसी के समय में आया ये चीज़, इसकी इतिहास आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, ओपन स्काई संधि। देखिए, ओपन स्काई संधि है क्या और क्यों ये न्यूज में है। ओपन स्काई संधि से अमेरिका अलग होना चाहता है, ठीक है। कई बार आप देखेंगे यूनेस्को को भी त्याग चुका है इन्होंने। नेक्स्ट, 34 देशों ने इस पे साइन किया था ओपन स्काई संधि पे, और ये 2002 से चल रहा है क्या ये, किस मुद्दे पर ये बात करता है और कार्य करता है। निहत्थे हवाई अवलोकन, जो लोग हवाई अवलोकन करने वाले हैं, खासतौर तौर पे उनके पास कोई हथियार नहीं होता, तो बोला जाता है कि एक क्षेत्र स्थापित करता है और हस्ताक्षरकर्ताओं के क्षेत्र पर अवलोकन की अनुमति देता है, ठीक है। अगली बात,
क्यों यूएसए हट रहा है? इसका आंसर है क्योंकि रसिया इस संधि को सही तरीके से नहीं मान रहा, बल्कि इसका बेनिफिट उठा रहा है, नाजायज फायदा उठा रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैं ओपन स्काई संधि तोड़ दूंगा या अलग हो जाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, भारत बांग्लादेश के अंतर जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच अंतरदेशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ। मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि आपको पता होगा कि भारत, अगर नॉर्थ ईस्ट भारत को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल अपने भारत, जो भारत का मुख्य भाग है उससे थोड़ा वो अलग थलग है। ऐसे में अगर बांग्लादेश को क्रॉस करते हुए हम नॉर्थ ईस्ट तक पहुँचे तो ज़्यादा आसान होगा बनिस्बत उधर से जाना। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है इसको कि इस साइन को भारत के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और भारत में देखेंगे कि धुबरी, ठीक है, धुबरी इंडिया में है और इधर पड़ेगा चिलमारी बांग्लादेश में। तो धुबरी और चिलमारी के बीच जहाज़ों की आवाजाही को अनुमति दिया गया। तो इसीलिए मैंने लिखा कि लाभ किसको होगा? पूर्वोत्तर भारत को संपर्क करने में आसान होगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। देखिए, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी दिवस, देखिए ये मनाया जाता है 22 मई को। तो सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरी बात, इस बार की थीम क्या है? हमारे समाधान प्रकृति में ही है। अगली बात, यूनाइटेड नेशन ने जैव विविधता हेतु सुपर ईयर घोषित किया। किसको भैया? 2020 को। क्यों सुपर ईयर घोषित किया? क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे विश्व स्तर पे लॉकडाउन होने की वजह से जो आपका बायोडाइवर्सिटी है वो इंक्रीज हो रहा है। रीजन, सारे व्हीकल बंद है, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रीज बंद हुए, तो ऐसे में बायोडाइवर्सिटी का बढ़ना भी लाजमी ही था। तो इसी वजह से सुपर ईयर बताया। नेक्स्ट, क्यों मनाते हैं ये दिवस? क्योंकि जैव विविधता को बढ़ाने के लिए ऐसा प्रतिबद्धता किया गया है। दूसरी बात, जैव विविधता बढ़ाने के लिए जो लुप्त प्राय प्रजाति होती हैं साथ साथ उनका भी संरक्षण किया जाता है। अगर जैव विविधता देखेंगे तो किससे होता है? जैव विविधता का मतलब होता है पेड़ पौधे और जीव जंतु सबका संरक्षण होना चाहिए। जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसे में बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देना ज़रूरी है और अति आवश्यक है। 2002 से यूनाइटेड नेशन महासभा के द्वारा किया जा रहा है ये। ठीक है, कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन महासभा के द्वारा। 2010 को उन्होंने क्या बताया था? बायोडाइवर्सिटी ईयर। ठीक है, और 2020 को क्या बोला? बायोडाइवर्सिटी सुपर ईयर। मेरे दोस्त, इन दोनों बातों को समझिए, बायोडाइवर्सिटी ईयर और बायोडाइवर्सिटी सुपर ईयर। तो सुपर ईयर 2020, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी ईयर 2010। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को। आप बोलोगे ये क्या बता रहे हो, ये भी याद रखना है क्या? नहीं याद रखना आपको दिवस, लेकिन देखिए इसका जुड़ाव भारत से है। क्यों है? क्योंकि भारत विश्व स्तर पे सबसे ज़्यादा चाय खपत करने वाला देश है, किंतु उत्पादन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो चाइना के बाद दूसरा स्थान भारत का है। ऐसे में इस चीज़ को आपको समझना होगा और कभी भी मेंस लिखे तो इसका यूज आप कर सकते हैं वहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को हो रहा है और 2019 से ये मनाया जा रहा है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन का एक FAO संस्था है, इसको आप बोल सकते हो फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्यों? वैश्विक स्तर पर चाय के व्यापार को बढ़ावा देने हेतु साथ साथ स्थानीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ताकि गरीबी को कम किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भारत का स्थान। अगर मैं चाय के बारे में बात करूं तो देखिए, विश्व में दूसरा सर्वाधिक चाय उत्पादक है। तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट कौन है? चीन। ठीक, विश्व में प्रथम सर्वाधिक चाय उपभोक्ता, मतलब हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अगर पूछा जाए कि विश्व के स्तर पर सबसे ज़्यादा चाय का खपत कौन सा देश करता है, आंसर होगा भारत। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? चाइना। दूसरे नंबर पे कौन उत्पादन करता है? भारत। ठीक, और भारत का देखेंगे तो असम और दार्जिलिंग का क्षेत्र जो बंगाल का है। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को। ठीक है, क्यों 21 मई को? क्योंकि आपको पता होगा 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या लिट्टे के द्वारा कर दिया गया था। और लिट्टे है एक श्रीलंकाई तमिल अलगाववादी संगठन। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? हिंसा और आतंकवाद के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना या जागरूकता फैलाना। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस। देखिए इसको क्यों पढ़ना है?
यूनाइटेड नेशन के द्वारा विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जा रहा है, 20 मई को मनाया जा रहा है। सवाल उठता है कि क्यों मनाया जा रहा है। देखिए, शहद मिलता है मधुमक्खी से, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो दूसरा जो इम्पोर्टेंट है परागणक की क्रिया में सहायक होता है। आप कई बार देखे होंगे स्त्री केसर और पुंकेसर बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे, तो वो क्या करता है, बीज का कोई दाना उठाता है और दूसरी जगह ड्रॉप कर देता है, तो उसको जो मादा होती है फ्लावर वो उसको कैप्चर करती है और उससे क्या होता है, सहायक होता है, मतलब पौधे का प्लांटेशन होता है, मतलब परागण के कणों पर निर्भर है। और ऐसे में मधुमक्खी को बचाव करना इम्पोर्टेंट है। तो थीम क्या है, मधुमक्खी को बचाओ। समझ पा रहे हैं मेरी बात। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य सभा, ये इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। इसमें क्या बोला, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या करता है, WHO, विश्व, मतलब इसको बोल सकते हो आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की निर्णय लेने वाली एक संस्था है WHA, ठीक है। भारत ने भाग लिया था और भारत से गए थे केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, ठीक, ध्यान रहे, नरेंद्र मोदी नहीं। कुछ लोग मुझे टेक्स्ट कर रहे थे नरेंद्र मोदी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोविड-19 की जांच चाइना में हो, इसके लिए इन्होंने प्रतिबद्धता जताया है और 120 देशों ने समर्थन किया। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया का जो प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि नहीं, चाइना में जांच होना चाहिए। फिर आप देखेंगे I5 ग्रुप जो है, उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं, चाइना में कोविड-19 का जांच होना चाहिए। और अब देखिए 120 देश तैयार हैं कि नहीं, चाइना में जांच होना चाहिए। मैं भी तैयार हूँ कि चाइना में जांच होना चाहिए, किंतु चाइना विरोध कर रहा है। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत को विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना जा सकता है, चुना गया नहीं है, और जापान के स्थान पर भारत को स्थान दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिए, हर साल मई में जेनेवा में बैठक होता है इसका। क्यों मेरे दोस्त जेनेवा में, क्योंकि इसकी अगर हेड क्वार्टर की मैं बात करूं तो हेड क्वार्टर कहाँ है, जेनेवा ही है, ठीक है। WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ही महानिदेशक का भी चुनाव करता है। इसका मतलब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इंपॉर्टेंट है, और अगर भारत को अध्यक्षता करने के लिए मिलता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे देश के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सुपर अर्थ ग्रह की खोज की गई है, ठीक। खोज करने वाले देश का नाम है न्यूजीलैंड, और इन्होंने बताया कि सुपर अर्थ ग्रह पर मानव जीवन संभव है। और साथ साथ इन्होंने एक और बात बताया कि सूर्य के द्रव्यमान का 10% है सुपर अर्थ ग्रह। और सुपर अर्थ क्यों बोला जा रहा है, अर्थ अपना जहां हम रह रहे हैं, और सुपर अर्थ, इसका मतलब अर्थ से उसकी आकृति बड़ी है। यही चीज देखिए, पृथ्वी से बड़ी ग्रह और ठंडा ग्रह है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ठीक है, कब मनाया जाता है, मैं नहीं लिखा हूँ, लिख दे रहा हूँ, देखिए 18 मई को, ठीक है। नेक्स्ट बात समझिए आप, इसका थीम क्या था, इस बार का विषय क्या था, म्यूजियम्स फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। दूसरी बात, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्रांस में है, और ये 1946 से बना हुआ है। नेक्स्ट, एम इसका क्या है, उद्देश्य क्या है, आप पढ़े होंगे कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए। वहीं दूसरी ओर अगर देखेंगे तो संस्कृति की समक्ष या संस्कृति की समझ बढ़ाने के लिए, मतलब एक दूसरे के जो कल्चर है उसका, चाहे मूर्त विरासत हो, अमूर्त विरासत हो, इन चीज़ों को भी वो बढ़ावा देता है। अगली बात आप देखेंगे, बुंडेसलीगा है क्या, कोविड-19 के बाद विश्व की पहली खेल प्रतियोगिता स्टार्ट हुई, और ये बुंडेसलीगा एक जर्मनी में फुटबॉल क्लब है, वहाँ पे मैच कराया जा रहा है, और बाकायदा क्या किया गया, स्टेडियम को खाली कराकर मैच कराया जाएगा। ऐसे में मेरे दोस्त शायद ही खेलने वाले को भी मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए इंटरनेशनल करंट अफेयर्स समाप्त होता है जो इस वीक का था। कुछ करंट अफेयर्स जो नेशनल है वो बच गया, मैं कवर नहीं करा पाया पूरा, 2-3 पॉइंट हैं। मैं जब नेक्स्ट वाला क्लास लूँगा अगले वीक, मैं उसमें उसको कवर करा दूंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा सीरीज। फिर भी अगर कोई न्यूज़ बच गई हो, कोई छूट गई हो, तो आप क्या करेंगे, उसको कमेंट बॉक्स में जाकर बता देंगे ताकि उसे हम कवर कर लें। दूसरी बात, अगर कोई सुझाव देना चाहता है तो प्लीज़ सुझाव ज़रूर दें, हमेशा उस सुझाव का मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि आपके सुझाव हो सकता है इतना अच्छा हो कि कई लोगों को बेनिफिशियल हो सके, कई लोगों के लिए बेनिफिट पहुँचा सके। तो आप जाइए, साथ साथ एक और बात बताऊँ, आपके लिए टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, अगर किसी को कोई इश्यू हो, कोई डिस्कशन हो,
कोई भी बात हो, मतलब अगर किसी को कोई समस्या हो तो आप टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन करिए ग्रुप को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। साथ साथ मैं बताता चलूँ, मैं इस चैनल पे ज्योग्राफी क्लास 12th ह्यूमन ज्योग्राफी पूरी पढ़ा रखा हूँ, 11th क्लास की पॉलिटी एनसीईआरटी पूरी पढ़ा रखा हूँ, साथ साथ करंट अफेयर्स अपडेट कराते हुए अगली बात पूरी फिजिक्स पढ़ा चुका हूँ, लगभग पूरी केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ, हिस्ट्री अभी सेक्शन एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ क्लास 12th एनसीईआरटी, और करंट अफेयर्स का क्लास संडे को मिलता है। इतने सारे सब्जेक्ट कवर करा दिए गए हैं, बाकी जो भी होगा वो भी कवर करा दिया जाएगा। और पढ़ाने का तरीका काफ़ी शानदार होता है। अगर कोई नया हो चैनल पे तो ज़रूर विजिट करें, अलग अलग सब्जेक्ट को आप देखें और महसूस करें कि क्या सब में अच्छा से बताया गया, क्या सारे सब्जेक्ट की गुणवत्तापूर्ण वीडियोस दी जा रही है। अगर हाँ तो चैनल पे बने रहे मेरे दोस्त, ठीक है। थोड़ा 2-4 वीडियो से क्रॉस करें, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं और मेरी टीम काफ़ी ईमानदारी से और काफ़ी मेहनत करके आप तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं। साथ साथ दोस्तों को ज़रूर शेयर करते रहें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में करंट अफेयर्स का सीरीज फिर से आएगा, मिलेंगे वहीं पे। धन्यवाद।